हाँ, चैप्टर नंबर 6 हमारा रनिंग में है, ठीक है बच्चों। चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, ठीक है। उसके अंदर थोड़ा सा जो लास्ट का पोर्शन है और बचा है, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसके अंदर कुछ रिमेनिंग पार्ट है, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट वी विल कंप्लीट, ठीक है। उसको सबसे पहले हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। हम पढ़ रहे थे पहले बच्चों फ्यूल एफिशिएंसी, ठीक है बच्चों। क्या पढ़ रहे थे हम बच्चों? फ्यूल एफिशिएंसी। बच्चों फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 किलोग्राम जो फ्यूल होता है उसको कंप्लीट कंबशन करने के लिए कितनी हीट निकल रही है, ठीक है बच्चों। 1 किलोग्राम कोई भी सबस्टांस होता है, उसका कंप्लीट कंबशन करने के लिए कितनी हीट निकल रही है, उससे ही हम क्या बोलते हैं पहले बच्चों? हम बोलते हैं उसको फ्यूल एफिशिएंसी या कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और उसके लिए उसकी यूनिट हमने बताई थी पहले बच्चों, वहां पे यूनिट थी किलो जूल पर किलोग्राम। तो इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, शॉर्ट में के जे पर केजी, ठीक है बच्चों। किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं। अब बच्चों कुछ फ्यूल है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है वो सब कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे वुड का कितना है, केरोसिन का कितना है, डीजल का कितना होता है, पेट्रोल का कितना होता है, ठीक है बच्चों। तो वो सब चीजें हाँ वो सब चीजें हम बच्चों देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो एक टेबल बनाते हैं सबसे पहले बच्चों। इसमें यहाँ पे है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम डिफरेंट फ्यूल्स आर एज फॉलोइंग। कैलोरीफिक वैल्यू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हम बच्चों इसके अंदर टेबल बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम फ्यूल्स और यहाँ पे बच्चों लिखते हैं उसकी सामने लिखते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। और बच्चों इसकी कैलोरीफिक वैल्यू को लिखते हैं हम बच्चों किलो जूल पर मोल पर किलोग्राम, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों कैलोरीफिक वैल्यू की, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों कुछ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं टेबल के अंदर, जैसे काउ डंग। काउ डंग की होती है प्यारे बच्चों 6000 से लेके 80,000 किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें 6000 से लेके 80,000, ठीक है। उसके बाद बच्चों वुड जो लकड़ी होती है उसकी होती है बच्चों 70,000 से लेके 22,000, ठीक है बच्चों। हाँ उसके बाद पहले बच्चों कोल, उसका होता है 25,000 से लेके और होता है बच्चों 33,000। उसके बाद बच्चों पेट्रोल, पेट्रोल का होता है पहले बच्चों 45,000। केरोसिन बच्चों केरोसिन की होती है पहले बच्चों 45,000 की होती है। उसके बाद बच्चों डीजल, डीजल की होती है पहले बच्चों 45,000। उसके बाद पहले बच्चों मैथेन की होती है 50,000।
मीथेन की होती है पहले बच्चों 50,000। उसके बाद पहले बच्चों एलपीजी, एलपीजी की होती है बच्चों 55,000। उसके बाद बायोगैस, बायोगैस की होती है बच्चों 35 से लेके और होती है बच्चों 40,000। उसके बाद होता है हाइड्रोजन, उसकी होती है बच्चों 1,50,000। ठीक है बच्चों, 1,50,000। हाँ बच्चों दिख रहा है सभी को नीचे तक का? हाँ बच्चों दिख रहा है ना सभी को? हाइड्रोजन तक दिख रहा है सभी को? हाँ मैंने देख लिया, दिख रहा है सबको। तो बच्चों ये ध्यान रखना, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसके अंदर हीट निकलेगी। अब मैंने को टाइप करके बताएं कि सबसे ज्यादा हीट किस में निकलेगी, सबसे ज्यादा, जल्दी बताएं मेरे को। मैक्सिमम यहाँ पे हीट किस में निकलेगी? मैंने बताया कि जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी के अंदर मैक्सिमम क्या निकलेगी बच्चों? हीट निकलेगी। वेरी गुड, हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे पहले बच्चों हीट निकलेगी, वो निकलेगी हाइड्रोजन में, बिकॉज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 1,50,000। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों। कार्बन के लिए मैंने बताया आपको 6,000 से लेके 8,000, वुड के लिए बच्चों 17,000 से लेके 22,000, कोल के लिए बच्चों 25 से लेके 33,000। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन तीनों की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सेम है। डीजल, पेट्रोल और केरोसिन तीनों की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है पहले बच्चों? 45,000, 45,000 और 45,000। उसके बाद जो मीथेन होती है बच्चों, यहाँ पे ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, इसका हो गया। उसके बाद मीथेन का बच्चों होता है 50,000, एलपीजी का होता है 55,000 और बायोगैस का होता है 35 से लेके 40,000 और हाइड्रोजन का बच्चों कितना होता है? 1,50,000। मतलब द मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू इज हाइड्रोजन। ठीक है, या हम बोल सकते हैं हाइड्रोजन हैव मैक्सिमम हीट बिकॉज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इज 1,50,000। ठीक है बच्चों, 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। शॉर्ट में लिख सकते हैं 1,50,000 केजे पर केजी। ठीक है, कि 1 किलोग्राम जो हाइड्रोजन गैस है उसके अंदर कितनी एनर्जी होती है बच्चों? 150 किलो जूल। ठीक है बच्चों, हाँ। तो ये टेबल का आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं। भूमिका शेखावत, बेटा सिट प्रॉपर पोजीशन। हाँ ऐसे बैठो, सीधे बैठो बिल्कुल। बिल्कुल स्क्रीन पे देखो। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है बच्चों। अब हम बात करते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट। अब बच्चों ध्यान रखना कि जितने भी ये फ्यूल्स हैं इनको जब जलाते हैं तो एनवायरनमेंट पे इसका क्या पड़ता है बच्चों? गलत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जब भी इन फ्यूल्स को हम जलाते हैं तो बच्चों इनके अंदर से क्या निकलती है? पॉइजनस गैस निकलती है और ये पॉइजनस गैस बच्चों क्या करती है? एनवायरनमेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाती है और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग,
उसके कारण एसिड रेन, ठीक है, और उसके कारण मतलब टेम्परेचर रेंज होता है, गर्मी ज्यादा गिरती है, ठीक है। जब गर्मी ज्यादा गिरती है तो उसको बोलते हैं बच्चों ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मतलब जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर रेंज हो जाए उसी को हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसका साइड इफेक्ट क्या होगा पहले बच्चों, जो कोस्टल एरिया है वहां पे जो आइस है, ठीक है, जो ग्लेशियर होते हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, और मेल्ट होने के बाद वो सी के अंदर आ जाएंगे, और सी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, इसलिए जो कोस्टल एरिया के पास की जो कंट्री है वो सब सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक एसिडिक रेन होती है, एसिडिक रेन के अंदर जो उस रेन का जो पीएच होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है, उससे वो क्या करती है, जो क्रॉप होती है उसको नुकसान पहुंचाती है, और जो बिल्डिंग्स होती है जो ग्रेनाइट की बनी होती है, मार्बल की बनी होती है, उसके ऊपर इफेक्ट डालती है। जो आगरा के अंदर जो ताजमहल है उसका कलर है वो येलो येलो हो गया, क्यों हो गया बच्चों, ड्यू टू एसिडिक रेन, एसिड रेन के कारण, ठीक है। तो ये हम उसके कुछ साइड इफेक्ट पढ़ने वाले हैं कि जो इन फ्यूल्स को यदि हम बर्न करते हैं, इनका जब कंबशन होता है तो बहुत सारी गैसें एनवायरनमेंट के अंदर लिबरेट होती हैं, ठीक है बच्चों। तो वो सब देखने वाले हैं इस स्लाइड के अंदर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, बर्निंग फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। बर्निंग फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। जैसे बच्चों क्या क्या बनता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, हम पढ़ेंगे इसके अंदर ग्लोबल वार्मिंग, हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पे एसिडिक रेन, और बच्चों यहाँ पे हम पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स, ठीक है बच्चों। मतलब जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं, बर्निंग फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। जब हम फ्यूल को जलाते हैं तो कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं और उनका हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बच्चों क्या साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इस स्लाइड के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है बच्चों। सिट प्रॉपर पोजीशन, बिल्कुल सीधे बैठे, बिल्कुल। हाँ देखिए बच्चों, पहला पॉइंट है द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन। पहले यहां पे लिखते हैं द इंक्रीजिंग फ्यूल, द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजप्शन, कंजप्शन बोल सकते हैं, consumption has harmful effects, has harmful effects on environment, on the बच्चों, ठीक है। मतलब जब इंक्रीजिंग का मतलब होता है बच्चों बढ़ाना, ठीक है। यदि हम फ्यूल को ज्यादा जलाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा बच्चों, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बहुत गलत मतलब बैड इफेक्ट गिरेंगे। अब कौन कौन से बैड इफेक्ट गिरेंगे वो सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है बच्चों, पहला पॉइंट हम बात करते हैं कार्बन फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, कार्बन फ्यूल्स like wood, coal, petroleum release, petroleum release
अनबर्न कार्बन, कार्बन particles, these particles, these fine particles, these fine particles are dangerous pollutants. Pollutants causing respiratory disease, such as जैसे कि अस्थमा, such as अस्थमा। ठीक है बच्चों, देखो इसका मतलब क्या है। जैसे कार्बन फ्यूल है, ठीक है, कार्बन फ्यूल जिसमें कार्बन होता है, जैसे कि लकड़ी होता है, लकड़ी होती है, कोयला होता है, पेट्रोलियम होते हैं। इनको यदि बच्चों हम जलाते हैं तो इनके अंदर क्या रिलीज होता है, अनबर्न कार्बन, मतलब पूरा कार्बन जलता नहीं है, कुछ कार्बन रह जाता है। ठीक है, तो वो अनबर्न कार्बन के पार्टिकल रिलीज होते हैं। जब इनको कंबशन करते हैं या इनको जलाते हैं बच्चों, तो अनबर्न कार्बन के पार्टिकल्स रह जाते हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर लिबरेट होते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, these fine particles are dangerous pollutants, मतलब एक प्रकार से प्रदूषक का काम करते हैं, बहुत ही खतरनाक प्रदूषक। ठीक है, उससे क्या होगा, causing respiratory disease, मतलब वो हमारा जो लंग्स होता है जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है बच्चों, उसके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट गिरता है। ठीक है, और उससे क्या होता है बच्चों, एक बीमारी होती है, अस्थमा बोलते हैं। ठीक है, अस्थमा के अंदर उसको ज्यादा खांसी आती है। ठीक है बच्चों, उसका जो लंग्स है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं, थोड़ा सा काम करेगा तो उसकी थकान हो जाती है, सांस मतलब उठने लग जाता है। तो ये सब क्या है, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा। अस्थमा के क्या होते हैं बच्चों, ये सिम्टम्स होते हैं। तो ध्यान रखना कि कार्बन फ्यूल से लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम सब्सटेंस को जलाते हैं तो इनके अंदर से अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, और ये एक प्रकार से डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं। यदि ये सांस के साथ में हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम में चले जाते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसमें लंग्स होता है, उसके ऊपर ये साइड इफेक्ट डालते हैं, जिससे हमारे क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, अस्थमा हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करें। ठीक है, सबसे पहले हमने फर्स्ट पॉइंट की बात की। यस बच्चों, उसके बाद देखो बच्चों, इसके अंदर एक लाइन और लिख लेते हैं, उसके बाद साथ में ले लेना। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स, इनकम्प्लीट कंबशन of these fuel, incomplete combustion of these fuels gives carbon monoxide, बच्चों कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको लिखते हैं बच्चों कैपिटल सी और कैपिटल ओ से, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना। ठीक है, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज वेरी पॉइजनस गैस, इट इज वेरी poisonous gas, this gas can kill, this gas बहुत खतरनाक होती है बच्चों, this gas
कैन किल, किल का मतलब मारना, किल पर्सन sleeping in room। ठीक है बच्चों, इसका मतलब समझो। देखो बच्चों, जैसे कोयला होता है, कोल होता है, ठीक है बच्चों। जैसे सिगड़ी जलाते हैं ना, सिगड़ी जानते हो सभी, सर्दियों के अंदर जलाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बच्चों हम कोयला डाल के उसको जला देते हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा कमरा गर्म हो जाता है, लेकिन बच्चों को एक खतरनाक होता है, ठीक है। जब वो मतलब जलता है कमरे के अंदर, हम कमरे के अंदर अंगीठी जला के सो गए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, जब कोयले का कंबशन होता है, कोल कंबशन होता है, ठीक है बच्चों। मतलब कार्बन है प्लस में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या बनेगी बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड। और बच्चों ये देखना कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये हमारे ब्लड के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, हीमोग्लोबिन। इससे रिएक्शन करने के बाद बनाती है बच्चों कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HbCO। और ये इतना स्टेबल बॉन्ड होता है कि Hb के साथ बनने के बाद वो ब्रेक डाउन नहीं होता है। अब यदि हीमोग्लोबिन को क्या मिलनी चाहिए बच्चों, है हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, यहाँ पे बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे यदि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बच्चों, तो वहां पे हमारा दम घुटने लगेगा और वहां पे उसकी क्या हो जाएगी पहले बच्चों, डेथ हो जाएगी, ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है पहले बच्चों, रेस्पिरेटरी पिगमेंट के रूप में हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के द्वारा, तो उसको पूरे बॉडी सिस्टम के अंदर ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब यदि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, तो ये क्या करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन को बाइंड कर लेती है। अब ये बॉन्ड जो होता है Hb और CO के बीच में जो बॉन्ड होता है बच्चों, बहुत ही स्टेबल होता है, ये ब्रेक नहीं होता है। अब यदि ये ब्रेक नहीं होगा तो Hb के साथ में बच्चों ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी, ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगी तो वहां पर उसका दम घुटने लगेगा और उसकी क्या हो जाती है बच्चों, इवन डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए लिखा मैंने, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीस फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CO से। इट इज वेरी पॉइजनस, बहुत ही क्या होती है, हानिकारक होती है। दिस गैस कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन द रूम, यदि उस कमरे के अंदर जिसमें वहां पे प्रोड्यूस हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड और या वहां पे यदि कोई सो रहा है, कोई पर्सन सो रहा है, तो उसकी बच्चों की इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसको स्वीट डेथ बोलते हैं, मीठी मौत, पता भी नहीं चलता है, आदमी मर जाता है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अलका की ढाला दिख रहा है बच्चा? हाँ बच्चे, दिख रहा है आप तेरे को? ये ऑटोमेटिक होता है, जैसे स्क्रीन से हटते हैं तो ये थोड़ा ब्लर हो जाता है, ठीक है। यस, अलका की ढाला दिख रहा है बेटा? नहीं दिख रहा, क्या करें? नेटवर्क इश्यू बेटा, ठीक है बेटा। हाँ बच्चों, अब हम बात करते हैं पहले बच्चों नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। ये 2 पॉइंट हमने कर लिए हैं बच्चों, अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट है बच्चों कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज। तीसरा पॉइंट है बच्चों कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल, बहुत से मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड
CO2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? CO2 से। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, in the environment, अब ये जो CO2 है क्या करती है? टेम्परेचर को रेज करती है, ठीक है। दिस गैस increase the temperature of environment, this phenomena is known as ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है बच्चों? एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है, और जो ग्लेशियर होते हैं बच्चों उनकी जो आइस होती है वो मेल्ट होने लगती है, और जो कोस्टल एरिया का जो सी लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। हाँ, तो इसको बोलते हैं बच्चों ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद देख लेना था रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। रिजल्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, is the melting of glaciers, which leads to rise in the sea level causing, और उससे क्या होगा? बाढ़ आएगी, causing floods in the coastal area, causing floods in coastal areas low-lying coastal areas may even be permanently submerged underwater। अब बच्चों इसका मतलब समझो क्या है इसका मतलब। सभी स्क्रीन पे देखें। हाँ बच्चों सभी स्क्रीन पे देखें। देखो ये बोल रहा है कि कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल, मतलब अधिकांश जो फ्यूल होते हैं उनको जब जलाते हैं प्यारे बच्चों तो उसमें से क्या निकलती है प्यारे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद देखो एनवायरनमेंट में चली जाती है, ठीक है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है,
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यदि एनवायरनमेंट में बढ़ती है, एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.03%, ध्यान रखना, ठीक है। ऑक्सीजन होती है 21%, ठीक है, और नाइट्रोजन होती है 78%। तो यहाँ पे यदि इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा बच्चों। क्या होगा? दिस गैस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। ये क्या करती है? एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ाती है। जब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ता है बच्चों तो उस फिनोमेना को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग हो गई तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों? तो the result of global warming is the melting of glacier। मतलब जो बर्फ के जो पहाड़ हैं बड़े बड़े वो मेल्ट हो जाएंगे। मेल्ट मतलब उनका पानी बन जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, तो मेल्ट हो गया। अब क्या होगा? which leads to rise in the sea level। अब जब वो पानी बह बह के समुद्र में जाएगा तो समुद्र का लेवल बच्चों बढ़ जाएगा ना, राइज होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। टू राइज इन द सी लेवल। अब क्या होगा बच्चों? जब सी लेवल बढ़ गया तो कोजिंग फ्लड्स, बाढ़ आएगी। कहां पे आएगी? कोस्टल एरिया, मतलब जो समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे प्यारे बच्चों क्या आएगी? बाढ़ आएगी, ठीक है। अब बाढ़ आएगी तो क्या होगा बच्चों? लो लेइंग, मतलब जो नीचे की तरफ है, लो लेइंग कोस्टल एरिया मे बी इवन परमानेंटली सबमर्ज, मतलब कंप्लीटली क्या हो जाएंगे बच्चों? वो डूब जाएंगे। सबमर्ज का मतलब होता है डूबना, अंडर वाटर, पानी के नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उसका साइड इफेक्ट भी हो गया, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले आप इसका एक बार। हाँ बच्चों, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? वेरी गुड, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बच्चों आगे बात करें। अब बच्चों नेक्स्ट है इसमें बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। तीसरा चौथा पॉइंट है burning of coal and diesel release sulfur dioxide release sulfur dioxide। इसको लिखते हैं बच्चों SO2 से लिखते हैं, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। गैस इट इज एन एक्सट्रीमली it is an extremely suffocating, मतलब दम घुटता है, suffocating and corrosive गैस, संक्षारक गैस होती है। या हम ऐसे बोल सकते हैं इट इज पॉइजनस गैस, ठीक है। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस, ठीक है। अब ध्यान रखना बच्चों, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्साइड क्या हो गया बच्चों? SO2। नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या हो गया? NO2। ध्यान रखना, तो यहां पे लिखा गया है ऑक्साइड ऑफ सल्फर and nitrogen oxide of sulfur and nitrogen हाँ बच्चों, नाइट्रोजन का ऑक्साइड क्या होता है? NO2। सल्फर का ऑक्साइड क्या होता है? SO2। मतलब सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो प्यारा बच्चों बनता है SO2। नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो प्यारा बच्चों बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर
dissolve in rainwater and form acid. Such rain यदि ऐसी रेन बरसात पृथ्वी पे आती है, such rain is called acid rain. क्या बोलते हैं बच्चों? एसिड रेन बोलते हैं। मतलब जो कई दिनों के अंदर जो पहली बरसात होती है बच्चों, वो कैसी रेन होती है? एसिडिक रेन होती है। और इसका साइड इफेक्ट क्या होता है बच्चों? जो बिल्डिंग होती है, जो क्रॉप्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है? इनका एडवर्स इफेक्ट गिरता है। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही बात करते हैं, उसके बाद हम इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, टाइम पूरा कंप्लीट हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम कल चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, प्लस में उसके कुछ क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।